नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 30 क्वेश्चंस यहाँ पर, और एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उत्तराखंड एलटी के एग्जाम की अगर बात करें तो उसके लिए एक कलेक्शन यहाँ पे आपके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स की बात करें, पेडागोजी से रिलेटेड या फिर यूजीसी नेट या सेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, जो कि उत्तराखंड एलटी के पर्पज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। इससे पहले अगर बात करें तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे कराए जा चुके हैं पार्ट 1 से रिलेटेड। आज कम से कम 3 से 4 दिन के बाद ये वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। आज भी आप टाइम देख सकते हैं 11:14 यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अगर बात करें वीडियो बना के अपलोड करने तक लगभग 12 बज जाएंगे यहाँ पर। तो कल जो है संडे है, तो इस वजह से थोड़ा सा आज यहाँ पे समय हमने निकाला, और क्योंकि बहुत दिनों से समय नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की बात करें तो मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और पार्ट 1 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट तो इतने नॉमिनल से उसमें हमने चार्जेस में प्रोवाइड किए। यहाँ बात करें इंग्लिश की भी बात करें तो इतने कम उसमें यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। अब मॉक टेस्ट का लेवल आपने देख ही लिया यहाँ पे चैनल पे। इसके अलावा जिन साथियों ने मॉक टेस्ट लिए हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप भी उन मॉक टेस्ट को ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र से देश में जो है शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी। अब कहा यह जा रहा है क्वेश्चन में कि बीएड जो है पहले 1 साल का होता था इससे पहले, लेकिन 2015-16 के अकादमिक सत्र में देश में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी। तो किसकी सिफारिश पर यह किया गया, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। कोठारी आयोग, न्यायाधीश वर्मा आयोग 2012, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर भी हमने लिया हुआ है इसके साथ में, आप देख सकते हैं। आंसर क्या कहते हैं, देखिए, न्यायाधीश वर्मा आयोग 2012 की सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र से देश में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष से कर दी गई। तो कब से कर दी गई? 2015-16 से। और किसकी सिफारिश पर किया गया? न्यायाधीश वर्मा आयोग 2012। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य है। जो भारत में प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों में सार्वभौमिक नामांकन, 6 से 14 वर्ष के बालकों का सार्वभौमिकरण धारण, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक सभी स्कूली स्तरों की सार्वभौमिक अंतर्निर्भरता, और इसके अलावा डी ऑप्शन कहता है सभी स्कूलों विषयों में अधिगम के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करना। सार्वभौमिकरण का मतलब है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बालक हैं उनका सार्वभौमिक नामांकन, रजिस्ट्रेशन से मतलब है यहाँ पर। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ आंसर आप देख सकते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है बिना किसी प्रकार के भेदभाव के शिक्षा के अवसरों को सर्वजन तक के लिए सुलभ बनाना। इसके कुछ उद्देश्य हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश, शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाए, विद्यालय में प्रवेश लिए हुए छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, ये इसका उद्देश्य था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान DIET जिसको बोलते हैं डाइट, देखिए DIET डाइट है ना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड बोल सकते हैं ट्रेनिंग, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए गए थे। डाइट जो हैं वो किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए, किसने इसकी सिफारिश की? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंसर यहाँ पे आपके सामने है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई ताकि सेवा पूर्व और सेवाकालीन, सेवा पूर्व सेवा से पहले कहने का मतलब है, एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। अब सेवा पूर्व कैसे? जैसे अभी डाइट से डीएलएड चल रहे हैं, और जब नियुक्ति हो जाए तो उस दौरान भी ट्रेनिंग दी जाती है या कुछ नई जो चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी वहाँ पे
ट्रेनिंग के माध्यम से जो है टीचर्स को उन चीज़ों से अवगत कराया जाता है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 के अंत में प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा, भारत ने किसकी सिफारिश पर कदम उठाया? 2015 के अंत में, अब 2015 के अंत में जो है प्रारंभिक स्कूलों में कोई भी जो है अप्रशिक्षित अनट्रेन टीचर स्कूलों में नहीं होगा। ये किसकी सिफारिश पर ये कदम उठाया गया है पूछा जा रहा है। आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि आपने कितने जो है मार्क्स इसमें गेन किए। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये था शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब कोई भी प्राथमिक स्तर का अध्यापक अप्रशिक्षित नहीं रहेगा। बिना प्रशिक्षण के वह प्रथम स्तर शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया 2015 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिक्षा में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देता? तो कौन सा विद्वान है? ये महात्मा गांधी जी हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं गांधी जी शिक्षा में आध्यात्मिकता के समावेश पर बल देते हैं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात की जाए जो लोकतांत्रिक शिक्षा है उसका वास्तविक मूल्य किसमें निहित है ये पूछा जा रहा है। तो सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में सभी को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य इस बात में निहित है कि सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान किया जाए, यानी कि किए जाए। ये है इसका करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले कि साथियों हम यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि अभी तक 12 मॉक टेस्ट हमारे द्वारा प्रिपेयर कर दिए गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल एकदम यूनिक है और नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। जैसे कि 6 मॉक टेस्ट हमने अपने चैनल पे भी यहाँ पे आपको कराए हैं, तो उसके अलावा उसमें 6 और हमने ऐड कर दिए हैं, तो 12 मॉक टेस्ट लगभग हम प्रिपेयर कर चुके हैं यहाँ पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप हमें जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं 9548708265, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हों, जितने भी टॉपिक्स हमने करा रखे हैं तो वो भी आपको उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसके लिए सिर्फ पार्ट 1 या पार्ट 2 की बात करें तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, नॉमिनल से चार्जेस रखे गए हैं, आप उनको इजीली जो है प्राप्त कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत आएगी उसमें। विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? ये पूछा जा रहा है विकास के किस चरण को नायक पूजा, हीरो वर्शिप करके आपने सुना होगा, ठीक है, कि प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक किशोरावस्था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था में ही बालक दूसरे पुरुषों यानी कि नायकों को देखकर उनके जैसे बनने का प्रयास करता है, यानी कि इसी एज में आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि रोल मॉडल की बात हमने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है? तो कौन सा चरण है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग की अगर बात की जाए तो रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, ये पूछा जा रहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, तो बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाल्यावस्था के दौरान रचनात्मक चिंतन आरंभ होता है, जिससे बालक खेल के दौरान और बोलने और तथा दूसरे कार्यों में नई नई क्रियाएं करता रहता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात करें, इंद्रिय गतिक चरण की बात कर रहा है, ठीक है। विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है? वस्तु स्थायित्व होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए इसमें क्या कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गति का चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम वस्तु स्थायित्व है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अपरिपक्व, आत्म केंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यक्तित्व, नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व, व्यामोहाव व्यक्तित्व, बाध्यकारी व्यक्तित्व। तो एक व्यक्ति अपरिपक्व, आत्म केंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करेगा आपका, तो कहीं ना कहीं नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व इसको कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर दिया है, एक व्यक्ति जो अपरिपक्व, आत्मकेंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार दर्शाता है उसे नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप और बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का संप्रत्यय साहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है? साहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग कौन सा करता है? तो शैक्षिक बुद्धि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर देखिए यहाँ पे, चिन्ह सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत टॉलमैन के सिद्धांत को कहते हैं। टॉलमैन सिद्धांत के अंतर्गत इसे 6 प्रकार का बताया गया है, जिसमें भावाभिनिवेश भी एक प्रकार है। भावानिवेश भिनिवेश भी एक प्रकार ही है। इसको कैथेक्सिस कहा भी कहते हैं, कैथेक्सिस भी कहते हैं इसको, ये कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय का महत्व, व्यवहारिता, अध्ययन के लिए आवश्यक समय के समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब विषय के महत्व की बात करें, व्यवहारिता और अध्ययन के लिए आवश्यक समय की बात करें, तो उस समय हमें समस्या के चयन को ध्यान में रखना चाहिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विषय का महत्व, व्यवहारिता और अध्ययन के लिए आवश्यक समय को समस्या चयन के समय ध्यान में रखना चाहिए, जिससे समस्या चयन के समय व्यवहारिता, उपयोगिता के विषय में जो है जानकारी मिल सके और शोध को कार्य रूप दिया जा सके। शिक्षा का बढ़ता निजीकरण पूछा जा रहा है। शिक्षा का बढ़ता निजीकरण जो है आप देख सकते हैं, इसमें दिया है कि शिक्षा का बढ़ता निजीकरण क्या है, यानी कि इससे क्या हो सकता है, कहने का मतलब है आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करेगा, अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा को असंगत बना देगा। तो ये आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा। अब देख सकते हैं शिक्षा के बढ़ते निजीकरण को से सभी को अलग अलग क्षेत्र में विकास के अवसर देने के बजाय बहुत थोड़े लोगों को शिक्षा प्राप्त हो पाती है तथा कुछ व्यक्तियों के निहित स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी। कहने का मतलब है शिक्षा का निजीकरण, जैसे प्राइवेट स्कूल हैं तो उनमें जो पेरेंट्स सक्षम हैं वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और जो उस लायक नहीं है या जिनके पास इतना जो फीस वहाँ पे नहीं भर सकते, कहने का मतलब है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इससे एक क्या देखने को मिलेगा? हमें असमानता देखने को मिलेगी, आर्थिक असमानता देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आर्थिक असमानता इससे बढ़ जाएगी। वह विचारक जिन्होंने शिक्षा को प्राथमिक और दर्शन को व्युत्पन्न के रूप में मानते हैं तो कौन है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी प्रयोजनवाद के जनक। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म के। ठीक है, इनके शिष्य जो हैं किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया। तो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप जा सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आप उन वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जॉन डीवी ने शिक्षा तथा दर्शन को एक दूसरे का पूरक मानते हुए कहा है कि दर्शन अपने सिद्धांतों का प्रकटन शिक्षा के माध्यम से करता है, बिना शिक्षा के दर्शन का प्रकटन नहीं किया जा सकता। किशोरावस्था के दौरान सामाजिकरण का सबसे अधिक शक्तिशाली कारक है, तो किशोरावस्था के दौरान जो सामाजिकरण का सबसे अधिक शक्तिशाली कारक कौन सा है? वो है साथी समूह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए आंसर, साथी समूह के साथ अत्यधिक समय बिताने, खेलने, कूदने तथा अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने से किशोरावस्था में साथी समूह द्वारा सबसे अधिक सामाजिकरण होता है। अब बात आती है कि जो किशोरावस्था को किसने संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपको बताना है। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था की बात की जाए तो कितने से कितने एज ग्रुप जो है इसमें आता है, किशोरावस्था की बात की जाए तो वो भी आपको बताना है कि कितने साल से कितने साल तक की जो एज रहती है वो किशोरावस्था जो है उसको कहा जाता है।
भारतीय संविधान में शिक्षा है, भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी छात्रा को अध्ययन में लापरवाही हेतु शिक्षक द्वारा डांट पड़ती है। कोई छात्र या छात्रा जो है अध्ययन में लापरवाही कर रहा है और उसको वहाँ पे डांट पड़ती है। जब वो घर जाता है, ठीक है, जब वो घर आता है तो वो अपने पालतू जानवरों, खिलौने आदि के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो अपना उसका गुस्सा जो स्कूल में उसे डांट पड़ती है, वो गुस्सा वो घर में जानवर या खिलौनों पे निकालता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया आपको पता होगी, ठीक, आपने अगर साइंस में पढ़ा हो तो विस्थापन कहा जाएगा इसको। विस्थापन रक्षा प्रतिक्रम में व्यक्ति अपने संवेग या प्रेरणा को किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति से अचेतन रूप से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है, यानी कि किसी चीज़ का गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल देना। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी? स्वतंत्र भारत में अगर बात की जाए तो शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एयर आपको बताना है इसका, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र भारत में मुदालियर आयोग जो है 1952-53 ने सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुशंसा की, जिसमें निम्न माध्यमिक स्तर 30%, उच्चतर माध्यमिक स्तर 50% और छात्र जो है व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये इसमें बताया गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये था प्रैक्टिस सेट, और जिसमें हमने ये वैल्यूएबल क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।